जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएमएस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है भारतीय संविधान प्रावधान तथा संस्थापक कार्य संचालन। दोस्तों, यह जो आपका टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। और दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है राज्य सरकार के बारे में, गवर्नर के बारे में, मंत्रिपरिषद और विधानमंडल के बारे में। दोस्तों, राज्य सरकार के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है। आज जो हम दोस्तों पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे गवर्नर, राज्यपाल के बारे में। और फ्यूचर में मैं आपको मंत्रिपरिषद और विधानमंडल की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात दोस्तों मैं यह बताना चाहता हूं कि हम पढ़ेंगे नोट्स के थ्रू, और नोट्स आपके बहुत ज़्यादा हैं इसमें, ताकि आप एग्ज़ाम में अपने पूरे नंबर ला सके। तो यह नोट्स मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा समझाकर, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में लिख सके। वह प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो लंबी रहेगी और मैं आपको हर तरह से कोशिश करूंगा इस वीडियो को नॉलेजेबल करने की, कि मतलब यह वीडियो आपको समझ में आ जाए, ना कि हम इसे सिर्फ पढ़कर निकल जाए। क्योंकि YouTube पे मैंने देखा है कि सब आपको एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, कोई भी आपको रियल टॉपिक से नहीं अवगत कराता। तो दोस्तों, मेरी ये कोशिश है कि आपको इससे अवगत कराऊं, और फ्यूचर में बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो बहुत टाइम हमने इन सब चीज़ों में वेस्ट कर लिया। आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक को समझते हैं। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले हम टॉपिक को समझ लेते हैं। तो शुरू करने से पहले समझ ऐसे लेते हैं कि हमारे टॉपिक का मतलब क्या है। हमारे टॉपिक का मतलब है भारतीय संविधान प्रावधान संस्थापक कार्य संचालन, जिसका मतलब है भारत का संविधान। दोस्तों, भारत और अमेरिका दो देश ऐसे देश हैं जिनके इधर कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है। कानून से बड़ा प्रधानमंत्री भी नहीं है, कानून से बड़ा राष्ट्रपति भी नहीं है। और कानून कहाँ लिखा होता है किसी भी देश का? संविधान में। तो इसीलिए हमारे देश में कानून से बड़ा कोई नहीं है। तो भारतीय संविधान, हमारे संविधान में वह कानून कहाँ लिखे हैं उन्हें बोलते हैं प्रावधान। तो हमारे देश में भी यही है दोस्तों कि भारतीय संविधान प्रावधान संस्थापक कार्य संचालन। तो देखो दोस्तों, हमारे देश में क्या बोला गया है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, और कानून से बड़ा कोई नहीं है, इस कानून की रक्षा कौन करेगा? तो संस्था मतलब पुलिस करेगी, सरकार करेगी। तो दोस्तों, हमारे देश में इस देश को कौन संभाल रहा है, इस संविधान को कौन सही से चला रहा है? तो कोर्ट सही से चला रहे हैं। उसके बाद में आपके कार्यपालिका जो है, जो कानून बनाते हैं वह चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप टॉपिक का मतलब समझ रहे हो दोस्तों। तो हमारा टॉपिक ये कह रहा है कि संविधान को कौन चला रहा है और वो संविधान कैसे चल रहे हैं। तो वो संविधान संस्था के द्वारा चल रहे हैं। और तीन संस्था कौन कौन सी है? एक है न्यायपालिका, कोर्ट, वह देखता है कि देश में सही से कानून चल रहा है कि नहीं। दूसरा है दोस्तों कार्यपालिका, वह देखता है कि किस तरीके से चल रहा है। उसके अंदर आते हैं आपके पुलिस, कई सारी अथॉरिटी। और तीसरा दोस्तों आपको पता ही है विधानपालिका, जो देश के लिए कानून बनाती है। तो यहाँ तक आपके लिए क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं गवर्नर के बारे में। तो दोस्तों, गवर्नर के कई बार सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में एक क्वेश्चन आए हुए हैं कि गवर्नर की स्थिति बताइए संविधान के अंतर्गत, और दोस्तों उनकी क्या शक्तियाँ हैं। तो देखो दोस्तों, संविधान के अंदर हम हर चीज़ पढ़ेंगे कि संविधान में कैसे स्थिति है गवर्नर की। अब आप पूछोगे गवर्नर होता क्या है। देखो दोस्तों, गवर्नर का एक ही काम है कि संविधान के अंदर मुख्यमंत्री के लिए जो लिखा हुआ है, क्या मुख्यमंत्री वही कर रहा है? समझ में आ गया दोस्तों कि नहीं? मैं आपको फिर से समझाता हूँ दोस्तों। गवर्नर का काम है कि मुख्यमंत्री, हमारे देश में 29 राज्य हैं, 29 राज्यों ने अपने अपने मुख्यमंत्री चुने हुए हैं। जैसे दिल्ली के अलग मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के अलग मुख्यमंत्री हैं। तो उनका काम क्या है? राज्य को चलाना। तो गवर्नर ये देखता है कि क्या ये संविधान के हिसाब से राज्य को चला रहे हैं कि नहीं। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया कि गवर्नर किस लिए है। अब हम सब पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, उसे समझेंगे। तो लिखा हुआ है दोस्तों कि भारत में संघ की भांति राज्य में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र मुख्य राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य में कार्यपालिका का मुख्य राज्यपाल गवर्नर होता है। तो देखो दोस्तों, अगर आज नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री
कोई भी कानून बनाते हैं तो राष्ट्रपति ये देखते हैं कि वह कानून सही है कि नहीं। अगर वो सही नहीं होता तो दोबारा भेज देते हैं कि सोच के एक बार सही से बनाओ, जिसे बोलते हैं पुनर्याचिका। आपने पढ़ा भी होगा। तो ये तो हो गई दोस्तों केंद्र की बात, उसे बोलते हैं संघ की बात, कि देश के कानून। जैसे भारत का कोई कानून बनेगा तो प्रधानमंत्री बनाएंगे, और प्रधानमंत्री जब बनाएंगे तो राष्ट्रपति उस पर नज़र डालेंगे कि यह कानून सही से बना है कि नहीं बना तो इसे दोबारा कोशिश करेंगे सही बनाने की। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे देश में 29 राज्यों के लिए एक मुख्यमंत्री चुनती जनता, और उस मुख्यमंत्री का काम होता है राज्य के लिए काम करना। तो यहाँ पर गवर्नर जो होता है दोस्तों, समझ में आ रहा है, वह गवर्नर देखते हैं कि ये मुख्यमंत्री सही से कानून बना रहा है कि नहीं, यह संविधान की धज्जियाँ तो नहीं उड़ा रहा है, ये संविधान के ऐसे किसी कानून को गलत तो नहीं कर रहा। जैसे दोस्तों मान के चलो कि अगर ये कर दिया जाए कि राज्य में किसी की भी इच्छा, जैसे मान के चलो सरकार, ये एक राज्य है भारत के अंदर, और वो यह कह दे कि भारत में ड्रग्स को अलाउड कर दो इस राज्य के अंदर। मान के चलो ये कोई ऐसा राज्य है, एक्स मान लो ये राज्य है, और इस एक्स राज्य के मुख्यमंत्री ये फैसला लेते हैं कि शहर में ड्रग्स को अलाउड कर दो। ठीक है, तो इसमें जो राज्यपाल होंगे वह यह देखेंगे कि ये तो संविधान की मूल धारणा से खेल रहे हैं, ये तो गलत चीज़ को सपोर्ट करें। तो राज्यपाल कोशिश करेंगे कि ऐसा कानून पास ना हो। वो मुख्यमंत्री को बोलेंगे कि इसे एक बार दोबारा सोच लो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि जैसे ही केंद्र में राष्ट्रपति कहते हैं प्रधानमंत्री को, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री को कहते हैं राज्यपाल। राज्यपाल अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग राज्य के मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार करता है। तो देखो दोस्तों, अब ऐसे में तो क्या होता है कि ये तो अच्छी बात हो गई। अगर मान के चलो मुख्यमंत्री कोई अच्छा कानून पास कर रहे हैं, वह कर रहे हैं कि सरकार को राज्य के सभी बच्चों को फ्री पढ़ाना चाहिए, लेकिन राज्यपाल क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि राज्य में शिक्षा फ्री होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जो राज्यपाल कहेंगे नहीं, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री को ये राज्यपाल रुकावट भी तो कर सकते हैं। अगर आप एक नज़रिया अच्छा देखो कि राज्यपाल का काम है कि ये देखना कि वो गलत कानून पास ना हो, तो इसीलिए राज्यपाल जब भी कोई फैसला लेंगे, कुछ भी पूछेंगे, तो किससे पूछेंगे दोस्तों, मुख्यमंत्री से। किससे पूछेंगे, सॉरी, मंत्री परिषद से। मैंने गलत, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, तो इसीलिए मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ कि अगर राज्यपाल कोई भी फैसला पूछेंगे तो पूछेंगे मंत्री परिषद से। मान के चलो मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्री परिषद होता है जो अपना अपना काम, जैसे शिक्षा का काम शिक्षा मंत्री का है, तो शिक्षा मंत्री अगर मान के चलो कुछ भी करना होगा, या उसके बाद में कुछ भी ऐसा, जैसे मान के चलो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्रग्स को फ्री कर दिया जाए, तो ऐसे टाइम में जो उस राज्य के कौन होंगे, मंत्री होंगे सारे, उनको बिठाकर वो बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा कानून पास हो रहा है, क्या आपके हिसाब से सही है, तो उसके बाद सलाह लेंगे और तब वो उस चीज़ को रोक लगाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जो भी काम राज्यपाल करते हैं वो मंत्रियों से पूछ कर करते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि हमारा देश किससे चलता है, कानून से। तो संविधान के 153 अनुच्छेद में यह कहा गया, संविधान में, कानून में कहा गया है कि राज्य के लिए एक गवर्नर होगा, हर राज्य में एक गवर्नर होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी राज्य में एक गवर्नर है, किसी में गवर्नर है ही नहीं, तो हर राज्य के लिए गवर्नर होना जरूरी है। 2 राज्यों के लिए एक गवर्नर भी हो सकता है, मतलब कि पंजाब और गुजरात का एक गवर्नर भी हो सकता है। गवर्नर की नियुक्ति और शक्ति को समझते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको एग्जाम में यहाँ तक इंट्रोडक्शन में लिखना है कि गवर्नर आखिर होता क्या है, संविधान में क्या लिखा है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों गवर्नर की शक्ति, नियुक्ति और स्थिति को। दोस्तों अब होता क्या है, शक्ति, गवर्नर क्या कर सकता है, नियुक्ति, गवर्नर को कौन चुनता है, अगर मेरे को या आपको गवर्नर बनना है तो आप कैसे बनेंगे, और स्थिति, गवर्नर आखिर काम क्या है उसका। तो मैंने आपको हर चीज़ समझा दी दोस्तों। तो अब आपको मेरे को एक काम करना है कि कमेंट बॉक्स में, चाहे आप लास्ट में बताओ चाहे अभी बताओ, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक समझ में नहीं आता, तो क्लियर करना दोस्तों मुझे प्लीज़। तो यहाँ पे बताया गया है कि हर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राज्यपाल उनके प्लेजर पर ही अपने पद पर बने रहेंगे। तो देखो दोस्तों, 29 राज्य हैं, किस राज्य में किस राज्यपाल को चुनना है, यह काम कौन करेगा, यह काम राष्ट्रपति करेंगे। तो आज के टाइम में हमारे राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद जी। ठीक है दोस्तों,
तो वो रामनाथ कोविंद जी क्या करेंगे, 29 राज्यों के जो भी राज्यपाल हैं वो उनको उनके पद पर रखते हैं। वो चाहे तो एक राज्यपाल को 2 स्टेट संभालने के लिए भी दे सकते हैं। और दोस्तों जब मर्जी चाहे वो राज्यपाल को हटा सकते हैं, जितने मर्जी दिन तक चाहे तो राज्यपाल को रहने दे सकते हैं। तो उनके प्लेजर पर है, जब तक वो उनको लगेगा कि राज्यपाल सही से काम कर रहा है तो उस राज्य के राज्यपाल को रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर अपने हस्ताक्षर या मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करते हैं। तो देखो दोस्तों, जब भी कोई राज्यपाल बनता है तो उसे कौन चुनते हैं, राष्ट्रपति। तो किस तरीके से, अनुच्छेद 155 में वो मंत्रिमंडल, तो वो अपनी मर्जी से नहीं करते, वो मंत्रिमंडल कौन है, जो केंद्र में है दोस्तों। जो जैसे आज के टाइम में हमारे केंद्र में मंत्रिमंडल कौन है, जैसे अमित शाह जी हो गए, उसके बाद में राजनाथ सिंह हो गए, ये सब मंत्रिमंडल है। तो उन मंत्रिमंडल से पूछ कर वो किसी भी राज्यपाल को राज्य के लिए नियुक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 155 में। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कुछ परंपराएं स्थापित हो गई है। जैसे राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो दूसरे राज्य का निवासी हो तथा वह राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह भी लेता हो, लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो देखो दोस्तों, ये एक परंपरा है, ऐसा जरूरी नहीं है किसी भी राज्य को, जैसे मान के लो अगर बिहार के राज्यपाल को चुना जाएगा तो कोशिश की जाएगी वो बिहार का व्यक्ति ना हो। क्यों? क्योंकि बिहार का व्यक्ति होगा तो वो उस तरीके से थोड़ी दिक्कत करेगा, तो इसलिए कोशिश की जाती है। ये परंपरा है, ज़रूरी नहीं है, मतलब परंपरा है, ज़रूरी नहीं है कि जो जिस राज्य का होता है उसे उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता। तो देखना आप दोस्तों, कई बार या आज ही आप सर्च करना नेट पर और देखना कि हर राज्य के जो राज्यपाल है क्या वो उसी राज्य से संबंधित हैं, तो आपको नहीं मिलेगा ये। तो यहाँ पर दोस्तों समझ में आ गया कि राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को 155 के अनुसार मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री से पूछकर एक राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोशिश की जाती है कि किसी भी राज्यपाल को उस राज्य का निवासी ना हो, वो दूसरे राज्य का हो, ये परंपरा है। दोस्तों योग्यता, अगर किसी को राज्यपाल बनना हो तो उसको क्या क्या योग्यता चाहिए। अगर आपको बनना है, मुझे बनना है, तो मैं तो नहीं बन सकता क्योंकि मेरी आयु 35 वर्ष नहीं हुई है और मेरे हिसाब से आपकी भी नहीं होगी। तो देखो, भारत के नागरिक हम हैं, हमारी आयु 35 वर्ष नहीं है, तो जिसकी आयु 35 वर्ष होगी वही राज्यपाल बनेगा। 35 वर्ष से छोटा व्यक्ति राज्यपाल नहीं बनेगा, उससे ऊपर का बन सकता है। संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, यदि उनमें से किसी का सदस्य ना हो तो राज्यपाल का पद ग्रहण कर सकता है। तो देखो दोस्तों, एक तो वो ना राज्य सरकार के अंदर होना चाहिए ना केंद्र सरकार के अंदर होना चाहिए, वो किसी भी विधानमंडल या केंद्र मंडल, जो विधानमंडल है उसमें नहीं होना चाहिए, वही राज्यपाल बन सकता है। वह सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, वो कोई ऐसी जगह ना बैठा हो जहाँ से वो सरकारी फ़ायदा उठा रहा हो, वह सरकार के अधीन किसी लाभ। तो यही है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखो, पहले राज्यपाल की सैलरी कम थी, लेकिन जब से 7वां वेतन आयोग लागू हुआ है वह नए कानून के अंतर्गत आज राज्यपाल की सैलरी 10 लाख रुपए है दोस्तों, और उसके अलावा उन्हें अन्य सेवाएं भी प्राप्त होती हैं। तो ये आपको क्लियर है दोस्तों कि राज्यपाल की सैलरी कितनी है, 10 लाख रुपए आज के समय में। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों उनके वेतन में, उनके कार्यकाल में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया था जिससे उससे हानि हो उसके वेतन तथा भत्तों को संचित निधि से होने वाले खर्च में शामिल किया गया है। इसके अलावा उसे रहने के लिए निःशुल्क निवास स्थान, इसी के राजभवन कहते हैं। तो देखो दोस्तों, किसी भी राज्य के राज्यपाल राजभवन में रहते हैं, उनके लिए एक बहुत अलग सुविधाओं वाला उनका राज्य भवन होता है। इसके अलावा दोस्तों उनके, जैसे मान के चलो राज्य में कोई दिक्कत आ गई, और जैसे अभी हमारे देश में कोविड-19 आया हुआ है, अगर मान के चलो ये किसी एक राज्य में आया होता या एक राज्य में कभी कोई हमला हो गया, कुछ भी हो गया, तो ऐसे टाइम में सबकी सैलरी कटती है। ठीक है दोस्तों, चाहे वो उस राज्य के सांसद हो, लेकिन उस टाइम में राज्यपाल की सैलरी नहीं कटेगी। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई कि राज्यपाल की सैलरी नहीं कटती है, और उसके बाद में उनकी जो सैलरी होती है वो उस राज्य के ही खर्चों में से निकलती है। इसके अलावा उन्हें रहने के लिए निःशुल्क घर प्राप्त कराया जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको मैं समझाने में सक्षम रहा हूँगा कि राज्यपाल को कैसे चुना जाता है, राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उनकी सैलरी क्या है, उनकी सैलरी कैसे मिलती है, कभी भी उनकी सैलरी कैसे नहीं कटेगी, उसके अलावा कैसे राजभवन में रहते हैं, ये सब चीज़ें। कार्यपाल राज्यपाल
की नियुक्ति 5 साल के लिए होती है, देखो दोस्तों उनको कभी भी 5 साल के लिए चुना जाता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहते। तो मैंने आपको पहले बताया था कि राष्ट्रपति को अच्छे लगे तो टिके रहेंगे, जिस दिन उनको लगा कि ये सही से काम नहीं कर रहे उस दिन उन्हें उनके कार्यकाल से हटा दिया जाएगा, जब तक कि उनका उस उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण न कर ले। तो देखो दोस्तों, राज्यपाल एक हट जाएगा तो तभी दूसरा आएगा, ऐसा नहीं कि एक को हटा के खाली जगह छोड़ जाएगी। उसका उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण ना कर ले, वह अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति उन्हें 5 साल से पहले भी बर्खास्त कर सकते हैं, जैसे सन 1980 में प्रभुदास पटवारी को हटाया गया था। राष्ट्रपति उसे उस अवधि को समाप्त होने से पहले किसी दूसरे प्रांत में स्थानांतरित कर सकते हैं। फरवरी 1999 राज्यपाल MS भंडारी को बिहार से गुजरात ट्रांसफ़र किया गया था। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि राज्यपाल को 5 साल के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति जब मर्जी उन्हें हटा सकते हैं या उनके स्थान को बदल सकते हैं, बिहार से गुजरात का बना दे, गुजरात से महाराष्ट्र का बना दे। उसके अलावा दोस्तों, अगर राज्यपाल खुद चाहें तो 5 साल से पहले अपने पद से हट सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बताया गया दोस्तों कि प्रभुदास को 1980 में हटाया गया था, जब उनकी अवधि समाप्त होने से पहले, और उससे पहले उन्हें एक को ट्रांसफ़र भी किया गया था। यह है SS भंडारी, बिहार से गुजरात। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की शक्ति तथा कार्य की राज्यपाल की शक्ति तथा कार्य। तो दोस्तों मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, और तब तक इस 2 मिनट में मैं आपसे कहूँगा, या फिर आप कुछ भी करें तो अपनी वीडियो पॉज करके इनको एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको यहाँ तक समझ में आ जाए। क्योंकि अब हम जो पढ़ेंगे वो काफ़ी वाइड होगा, काफ़ी बड़ा होगा, तो ये समझने में हमें टाइम लग सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा। अब हम समझते हैं राज्यपाल की शक्ति तथा कार्य। तो देखो दोस्तों, शक्ति हमें अलग अलग तरीक़ों से समझनी है। कि पहली शक्ति जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्ति की, कि वो किस रूप से कार्यपालिका को कैसे काम करवाते हैं, क्या उनके अंदर कैसे कैसे वो काम करते हैं, सब चीज़ें हम समझेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमें बता रहा है कार्यपालिका शक्ति। तो प्रांत की कार्यपालिका शक्तियाँ संविधान द्वारा राज्यपाल को प्राप्त है, जिनका प्रयोग वह या तो स्वयं करते हैं या संविधान के अनुरूप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करते हैं। राज्य की ओर से किए जाने वाले सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य उन्हीं के नाम से किए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं अपने आप में पूरा मतलब समझा रहा है। ये पॉइंट कह रहा है कि राज्यपाल जो हैं वह जो भी काम करते हैं उनके नीचे इस तरीके से, जैसे कि वो खुद नहीं करते, उनके नीचे वाले लोग करते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, वो संविधान के अनुरूप, संविधान से अलग एक काम नहीं कर सकते, संविधान के हिसाब से काम करेंगे। और उसके बाद दोस्तों, जो भी राज्य के अंदर काम होगा वो उनके नाम से होगा। तो देखो दोस्तों, अगर मुख्यमंत्री ने कोई कानून बनाया, ठीक है दोस्तों, तो वो राज्यपाल से पूछकर बनाएगा। राज्यपाल, ऐसा माना जाएगा कि ये कानून राज्यपाल ने बनाया है, इसका मतलब तभी वो वैलिड है। अगर मुख्यमंत्री ने कोई कानून बनाया और उस पर राज्यपाल से सलाह नहीं ली, राज्यपाल का उस पर सिग्नेचर नहीं है, तो वो कानून नहीं माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि मुख्यमंत्री ने कोई कानून बनाया ही नहीं है। लेकिन राज्यपाल अपने अधीनस्थ, तो देखो दोस्तों, अगर हम राज्य की संरचना देखें तो सबसे पहले राज्य में बड़ा व्यक्ति है राज्यपाल, उसके नीचे मुख्यमंत्री, उसके नीचे हैं उस राज्य के मंत्री, और उसके नीचे है जनता। तो देखो दोस्तों, जब भी जनता के लिए कानून बनाया जाएगा तो मंत्री या जो नेता होंगे वो अपने मुख्यमंत्री को बोलेंगे, मुख्यमंत्री अपने राज्यपाल से बोलेगा, तब वह कानून पूरा का पूरा बनेगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि वो खुद काम नहीं करते, उनके नीचे के लोग काम करते हैं, उन्हें बस साइन करना होता है, और जब तक उनके साइन ना हो वो कानून नहीं माना जाता। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित है। राज्यपाल अपने कार्य को प्रांत के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के परामर्श सहयोग से करते हैं, अनुच्छेद 163(1) के अनुसार। तो देखो दोस्तों, ये 163(1) ब्रैकेट में समझना है। 163(1) के अनुसार उन कार्यों के अलावा जिन्हें वे अपने विवेक अनुसार करते हैं, अन्य सभी कार्य उनके परामर्श के अनुसार करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि जो भी मुख्यमंत्री मंत्री से पूछकर ही कोई काम होता है। तो अगर मान के चले कोई भी कानून है, उस पर किससे पूछा जाएगा? मुख्यमंत्री से। तो मुख्यमंत्री ही कोई कानून बनाता है। मुख्यमंत्री किससे पूछता है? तो वो पूछता है
मंत्रियों से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री जो सलाह देते हैं उस हिसाब से ही राज्यपाल उस कानून को बनाते हैं। ये लिखा हुआ है संविधान के 163 में, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद में। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि राज्यपाल जो है राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं और वह उसकी सलाह से अन्य मंत्री को। तो देखो दोस्तों, अगर मुख्यमंत्री को किसी को मंत्री बनाना है, ठीक है दोस्तों, अगर आपके राज्य के आज के मुख्यमंत्री मान के चलो जैसे कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, ठीक है दोस्तों, आज के टाइम में अगर उन्हें अपने राज्य में किसी को मंत्री बनाना है, ठीक है, तो वो अपनी जो विधानसभा होगी उसके अंदर व्यक्ति से उसको बोलेंगे राज्यपाल को कि मुझे इस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, तो वो उसे मंत्री बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, मंत्री बना रहा कौन रहा है, राज्यपाल, ठीक है दोस्तों। तो देखो पंजाब के या फिर कोई भी मुख्यमंत्री है उसे किसी को भी मंत्री बनाना है तो राज्यपाल से पूछकर ही बनाएंगे, और किसी को मंत्री से हटाना है तो भी राज्यपाल से पूछकर ही हटाएंगे। तो यहाँ पर समझ में आ गया दोस्तों। उसके अलावा 166(3) के अनुसार शासन के कार्यों को सुविधापूर्वक चलाने के लिए उस कार्य को मंत्री में बांटने के लिए नियम बनाते हैं। तो देखो दोस्तों, वो देखते हैं कि कौन कौन राज्य में ढंग से काम हो सके, उसके लिए वो बंटवारा कर देते हैं कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। तो देखो शिक्षा मंत्री का काम होता है शिक्षा को देखना, जो उस राज्य के और मिनिस्टर होंगे, रोजगार के मिनिस्टर होंगे, वो देखेंगे रोजगार मिल रहा है कि नहीं, जो जल के मिनिस्टर होंगे वो देखेंगे जल सही से बट रहा है कि नहीं। तो हर एक मंत्री को अपना अपना काम बांटेंगे, कौन, राज्यपाल, ठीक है, उसके ताकि राज्य सही से चल सके। 167(c) के अनुसार राज्यपाल किसी भी मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद के पास विचार के लिए भेज सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर किसी मंत्री ने कोई डिसीज़न लिया है, ठीक है, तो वो मंत्रिपरिषद के पास भेज देंगे कि इस पे विचार कर लो। तो मान के चलो किसी मंत्री ने बोला कि महिलाओं को जॉब में बड़ी दिक्कत आती है, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि सरकारी जॉब के अंदर 50% मतलब कि आधी जगह सिर्फ महिलाओं को दे, ठीक है। तो ये बात जब एक मंत्री राज्यपाल के सामने रखेगा तो राज्यपाल वो बात पूरे मंत्रिपरिषद के मतलब सबके सामने रखेंगे कि ये मंत्री जो है ये चाहता है कि ऐसा ऐसा हो, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो एक व्यक्ति के मन में है उसे राज्यपाल पूरी मंत्रिमंडल के सामने समझा देते हैं कि ये चीज़ ये व्यक्ति चाहता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो हर एक व्यक्ति को जोड़ते हैं, वो हर एक व्यक्ति की बात को आगे भी रखते हैं, कौन, राज्यपाल। असम के राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया, याद रखना दोस्तों, सिर्फ असम के राज्यपाल को यह अधिकार दिया कि वे अनुसूचित जातियों को विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों ऐसा क्यों हुआ कि असम के ही राज्यपाल को ये ज़्यादा शक्ति दी हुई है। तो देखो दोस्तों, असम में अनुसूचित जाति जो है वो सबसे ज़्यादा भी है, और दोस्तों दूसरी बात, वह अनुसूचित जाति हमारे देश के अंदर सबसे पिछड़ी भी है। मतलब समझ रहे हो आप कि वो पीछे है। तो सरकार ने, हमारे देश ने ये सोचा कि यार असम के जो अनुसूचित जाति है ये बहुत पीछे हैं, इन्हें हमारे, ये भी तो हमारे देश के नागरिक हैं, तो इनके बढ़िया के लिए, इनकी भलाई के लिए हम असम के राज्यपाल को पावर देते हैं कि आप इन्हें मजबूत करने के लिए आप जो मर्जी फैसले ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो राज्यपाल को असम के अंदर यह भी शक्ति प्राप्त है। देखो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, मैंने फिर कहा कि कमेंट करके मुझे लास्ट में बताना। ये सब चीज़ें जब आप लिखते हो ना दोस्तों एग्ज़ाम में, तो एग्जामिनर के ना हाथ नंबर देने में रुक नहीं सकते, याद रखना। तो इसके बाद आप कह सकते हो कि हाँ मैंने तो हर चीज़ बताया था, आप मुझे नंबर कहाँ काट सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पास हर कोई हो जाएगा बीए में, नॉलेज और नंबर दोनों ज़रूरी है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो देखो दोस्तों, राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होता है और एक होता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, जो राज्य के जजों को या राज्य को कानूनी सलाह देता है कि राज्य को कानून कैसे चलाना चाहिए, या राज्य में किस जो बड़े अफसर होते हैं उनकी जो भर्ती होती है वो इन दोनों राज्य लोक सेवा आयोग का काम क्या है कि राज्य के लिए बढ़िया अफसर चुने जाना जो ए बी ग्रेड के होते हैं। महाधिवक्ता एडवोकेट का काम होता है कि वो राज्य को कानूनी सलाह दे। तो ये दोनों बंदे जो होते हैं वो राज्यपाल चुनते हैं, किससे पूछकर, मुख्यमंत्री से पूछकर, याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो राज्यपाल का काम होता है इन्हें भी चुनना, लेकिन वो पूछते हैं किससे, मुख्यमंत्री से, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ रही है हर एक पॉइंट कि नहीं, ये मुझे प्लीज़ बता देना। अनुच्छेद 167(a) के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य माना गया है कि वह राज्यपाल को राज्य के प्रशासन विधि निर्माण के प्रस्तावों के विषय में अवगत कराए। इसी अनुच्छेद की धारा 20 के अनुसार राज्यपाल राज्य के निर्णय के बारे में जो भी जानकारी चाहे ले सकता है। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया था, ये अभी नहीं बताया था, मुझे याद नहीं, वैसे तो मैंने बताया था शायद, कि राज्य में जो भी काम होगा, जो भी विधि निर्माण कानून बनेगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि राज्य में कोई ऐसा कानून बनने वाला है तो वो राज्यपाल को ज़रूर बताया जाएगा, वरना या प्रस्ताव के रूप में रखा जाएगा। जब तक वो पास नहीं होगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा। इसके अलावा दोस्तों, राज्यपाल किसी भी कानून के बारे में, किसी भी उसके पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मुख्यमंत्री से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर 167(a) में बताया गया है कि जो भी कानून विधि निर्माण होगा वो राज्यपाल की अनुमति के बगैर नहीं होगा। दूसरा, राज्य के राज्यपाल उसके बारे में जो चाहे जानकारी ले सकते हैं। फिर दोस्तों 167(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राज्यपाल से परामर्श करता है। तो देखो दोस्तों, जब आपको पता है कि देश के लिए सबसे बड़ा कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट। और एक राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट क्या होता है? हाई कोर्ट। ठीक है, तो जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, उन्हें चुनता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन वो किससे पूछते हैं? राज्यपाल से। ठीक है दोस्तों, तो राज्यपाल कहीं ना कहीं उस राज्य के हाई कोर्ट के जो जज चुने जाते हैं वो भी राज्यपाल से पूछकर ही चुने जाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि राष्ट्रपति सलाह लेता है उस राज्य के राज्यपाल से जब वो उस राज्य के जज को चुनता है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं न्याय की जो मतलब कि कोर्ट के जज भी राज्यपाल की अनुमति के ऊपर बहुत निर्धारित या फिर कहें कि बहुत निर्भर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों यहाँ पर समझ गए कार्यपालिका शक्ति की किस तरीके से, उन्हें कैसे वो मंत्रियों के वेट में शक्ति बांटते हैं, कैसे वो राज्य के हर एक कानून में अपनी विचार डालते हैं। अब हम पढ़ेंगे विधायी शक्ति। विधायी शक्ति मतलब क्या? कानूनी पावर है। कौन कौन सी कानूनी पावर है? तो देखो दोस्तों, संविधान में राज्यपाल को विधायी शक्ति दी गई है। दोस्तों मैं कहूँगा 1-2 मिनट का ब्रेक ले लेना, आप स्क्रीनशॉट मतलब कि वीडियो को रोक कर एक बार ध्यान कर लेना, फिर 2 मिनट का पॉज लेके फिर से समझना। तो दोस्तों पॉज करके समझ गए होंगे, अब मैं आपको फिर से बताता हूँ। विधायी शक्ति, संविधान में राज्यपाल को निम्नलिखित विधायी शक्ति दी गई है। तो यह विधायी शक्ति कौन कौन से हम पढ़ते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अधिवेशन बुलाता है, उसका सत्रवासन करता है और विधानसभा को भंग करता है। तो देखो दोस्तों, जो आपने सुना होगा कि आपके राज्य में राज्य विधानमंडल लगता है, मतलब कि राज्य के कानून के लिए जो भी उसकी मीटिंग होती है जिसमें सब आपके चुने हुए एमएलए वहाँ पर जाते हैं और आपके लिए कानून बनाते हैं। तो उनकी जो मीटिंग बुलाते हैं वो कौन बुलाते हैं? राज्यपाल। उनकी जो सत्रवासन ख़त्म करते हैं, सत्र, जैसे कि अभी सत्र चालू होते हैं, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु सत्र चालू होता है, फिर उसके बाद में शीत सत्र चालू होता है, ये सब सत्र भी वही चालू करते हैं। और विधानसभा भंग, मान के चलो 5 साल से पहले कोई सरकार गिर जाती है तो वो जो गिरती है, जब वो विधानसभा भंग होती है, वो भी राज्यपाल करते हैं। वह विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या अलग अलग भाषण कर सकते हैं या उनको कोई संदेश भेज सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अब 2 सदन क्या होता है? 2 सदन दोस्तों, जैसे कि हमारे पहले वाले राज्य जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है दोस्तों, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और सिर्फ हमारे भारत के कुछ ही राज्यों में 2 विधानमंडल के अंदर 2 सदन हैं। तो उन दोनों सदनों को राज्यपाल बुलाते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 2 सदनों वाला, तो कुछ उन जो 2 सदन हैं उन 2 सदनों की मीटिंग कौन बुलाते हैं? राज्यपाल। तो दोस्तों ज़्यादातर राज्यों में 1 सदनीय ही है। ठीक है, वह विधान, तो यहाँ पर मैं आपको नॉर्मली समझा के रहा था कि जो भी विधानमंडल से जुड़ा काम है, जो भी मीटिंग बुलाना, मीटिंग रद्द करना, सरकार को ख़त्म करना या कभी दोनों दलों मतलब कि दोनों सदनों को एक साथ बुलाना, ये सब काम किसका है? राज्यपाल का। प्रत्येक वर्ष राज्य विधानमंडल का अधिवेशन शुरू होने पर राज्यपाल उसे संबोधित करता है। इस भाषण में सरकार की नीतियों और कार्यक्रम का वर्णन होता है। तो देखो दोस्तों, जब साल शुरू होता है, जैसे अब 2021 शुरू होगा, तो राज्य का जो राज्यपाल होगा
वह बताएगा कि इस साल सरकार क्या काम करेगी। तो मतलब मीटिंग की जो साल की शुरुआत होती है वो राज्यपाल ही करते हैं। वो बताते हैं कि आपको इस साल में क्या क्या काम करना है, सरकार क्या क्या काम करेगी, सरकार क्या क्या चाहती है करना। राज्यपाल राज्य में विधान परिषद होने पर उसके 16 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से संबोधित होते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कुछ राज्यों में एक में राज्य मतलब कि 2 सदनीय है। तो उन 2 सदनियों में एक सदन में क्या खासियत होती है कि 16 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करते हैं। उन्हें इलेक्शन नहीं, उन्हें वैसे ही लाया जाता है। वह किस बेस पे आते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। तो ये जो चुनता है वो राज्यपाल अपनी मर्जी से चुनता है। तो देखो दोस्तों, अगर आप इस राज्य के रहने वाले होंगे, बिहार, यूपी, कर्नाटक, तो वहाँ की तरफ आपको ये इस तरीके का वो मिल जाएगा, ठीक है, द्विसदनीय। तो वहाँ पर देखना आप 16 सदस्य चुने जाते हैं विधान परिषद के लिए। उन्हें कौन चुनता है दोस्तों? तो वो राज्यपाल। अगर राज्य में एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग उल्लेखनीय संख्या में हों, तो उनके समुदाय का कोई भी सदस्य विधानसभा चुनकर ना आ सका तो उनके एक सदस्य को राज्य विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। तो देखो दोस्तों, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास भी है, ये दोनों शक्ति, लेकिन ये राज्य में राज्यपाल के पास भी है। बस कौन से राज्य में? जहाँ पर द्विसदन हो। तो द्विसदनीय राज्य में विधानसभा में क्या क्या होता है दोस्तों? पहली बात, 16 सदस्य चुने जाते हैं राज्यपाल की तरफ से, और अगर एंग्लो इंडियन उस राज्य विधानसभा में नहीं है तो वो खुद चुनते हैं। कौन? राज्यपाल। उसके बाद दोस्तों, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति मिलने पर ही कानून बनाता है। राज्यपाल ऐसे विधेयक को स्वीकृति दे सकता है या अपने संदेश सहित विधानमंडल को वापस भेज सकता है। ऐसे स्थिति में यदि विधानमंडल उस विधेयक को पुनः पारित कर दे तब राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। भूमि सुधार संबंधी और कुछ अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजने की शक्ति भी उसे प्राप्त है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जब कोई भी कानून मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास भेजता है तो राज्यपाल उसे वापस भेज देता है कि इस पर दोबारा सोचो। जैसे मान के चलो कोई दोस्तों ऐसा कानून है जो राज्यपाल को लगता है कि ये कानून सही नहीं है, तो उसे दोबारा सोचने के लिए भेज सकता है कि इसमें कुछ सुधार कर लो। उसके बाद अगर वह इसमें सुधार नहीं करते या फिर किसी भी कारण से अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि ये मेरे अंडर का काम नहीं है, जैसे मान के चलो अगर भूमि सुधार कानून ऐसा होता है कि आपकी भूमि जिस जगह आप रह रहे हैं वो जगह आपसे सरकार ले लेगी और आपको सिर्फ कुछ बहुत कौड़ी के भाव दे देगी। मान के चलो आपके 10,000 रुपये दे दिया और ये कहा कि ज़मीन की कीमत है और यहाँ पर आज से मेट्रो बनेगी, तो आपके साथ कुछ गलत होगा। तो ये कानून अगर पास हो गया तो कानून तो फिर सबको मानना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम में राज्यपाल क्या करेगा, देखेगा कि ये कानून मेरे को पास नहीं करना चाहिए या रोकना चाहिए, तो उसके बाद वो पहले उस पर खुद रोक लगाएगा। वो भेज देगा राज्य को कि भाई से सोचो सरकार को। अगर सरकार नहीं सोचेगी या फिर उन्हें लगेगा कि ये मेरा अंडर का काम नहीं है तो उस कानून को राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है दोस्तों कि कोई भी कानून विधानमंडल में जो बनता है उस पर उन्हें दोबारा सोचने के लिए पुनः पारित कि दोबारा इसे सोच लो। अगर दोबारा सोचने के बाद या फिर राष्ट्रपति को कभी ऐसा राज्यपाल को कभी ऐसा लगता है कि कानून मेरे अंडर नहीं है तो उसे राष्ट्रपति के पास भी भेज देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया, जो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे के समझाया, समझ में आ गया ना दोस्तों? नहीं भी आया तो प्लीज़ मुझे बता देना। कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना विधानसभा में पेश नहीं किया जाता। उनको पारित होने के बाद राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। तो देखो दोस्तों, धन विधेयक का मतलब होता है पैसों से जुड़ा कानून, मतलब कि ऐसा जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। जैसे मान के चलो अगर सरकार यह कानून बनाना चाहती है कि हर एक बच्चे को 5,000 रुपये दिए जाए ताकि वह अपने महीने की पढ़ाई कर सके, तो पढ़ने वाले बच्चों को ये 5,000 रुपये दिए जाए, तो ये कानून धन विधेयक हो गया। ठीक है दोस्तों, कि धन से जुड़ा हुआ है, इसमें प्योरली पैसा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, धन विधेयक किसके द्वारा पेश किया जाएगा? राज्यपाल से पहले ही पूछा जाएगा। ठीक है, अगर राज्यपाल से नहीं पूछा गया तो पेश नहीं होगा, क्योंकि अगर धन विधेयक पेश हो जाता है तो उसे पास करना ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही बताइए कि धन विधेयक कभी भी राज्यपाल से पहले पूछा जाता है पेश करने से। जिस समय राज्य विधानमंडल का अधिवेशन ना चल रहा हो और कुछ विशेष हालात पैदा हो जाए तो उससे निपटने के लिए राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। यह अध्यादेश विधानमंडल द्वारा पारित किए गए कानूनों की तरह प्रभावकारी होता है, परंतु राज्य विधानमंडल का अधिवेशन शुरू होने से 6 सप्ताह के अंदर उन्हें राज्यपाल की स्वीकृति के उनके सामने प्रस्तुत किया। अगर विधानमंडल में स्वीकृति ले देता है तो अध्यादेश कानून का रूप ले लेते हैं, अन्यथा वे निरस्त हो जाते हैं। जिन विषयों पर कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है उन विषयों को राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं करता।
देखो दोस्तों, वैसे तो कानून, जो भी कानून बनेगा वो विधानमंडल के अंदर बनता है, ठीक है दोस्तों। अगर विधानमंडल नहीं चल रहा और कानून की सख्त ज़रूरत है, जैसे मान के चलो दोस्तों कि अभी जैसे कोविड-19 है, ठीक है, या फिर ये ऐसी स्थिति आ जाए, अब इस टाइम में क्या है कि बच्चों की पढ़ाई, आज रिज़ल्ट है मान के चलो 30 तारीख को, एक एग्ज़ाम्पल के लिए, अब 30 तारीख को रिज़ल्ट आएगा, कई बच्चे फेल हो गए, ठीक है, बाय द वे एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि बच्चों ने साल भर पढ़ाई नहीं करी। तो ऐसे टाइम में एक ऐसा कानून आना चाहिए जिससे कि बच्चे फेल ना हो, ये कानून लाना है। तो ये क्या होगा, इसे ला जाएगा अध्यादेश के द्वारा, क्योंकि अब अभी तो विधानमंडल खुलेंगे नहीं या फिर विधानमंडल को खुलने में टाइम है, तो ऐसे टाइम में अध्यादेश लाया जाता है 6 सप्ताह के भीतर भीतर, और उसे राज्यपाल अगर पास कर देते हैं तो वो कानून बन जाएगा। तो उस टाइम में क्या होगा, किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जब कानून नहीं बने, कानून बनाने का तरीका क्या होता है कि उसे पेश किया जाता है कानून को, उस पर लोग जो आपके द्वारा चुने गए एमएलए हैं वो उस पर अपना वोट देते हैं और वो कानून उस राज्य में पास हो जाता है। लेकिन अभी तो लग ही नहीं रहा विधानमंडल, तो विधानमंडल को लगने में 2 महीने होंगे या 1 महीने बाद विधानमंडल लगेगी, तो कानून तो ज़रूरी है। तो ऐसा कानून जो कुछ समय के लिए लाया जाए उसे बोलते हैं अध्यादेश। तो राज्य में जब अध्यादेश 6 सप्ताह के लिए लाया जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो उसे राज्यपाल ही लाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये बताया गया कि अगर ये लगता है राज्यपाल को ये मेरे अंदर का नहीं है, ये मैटर मेरे से हाथ से बाहर है, तो ऐसे टाइम में वो ये कहेगा कि इसी अध्यादेश को राष्ट्रपति के पास लेंगे कि ये अध्यादेश पास करना चाहिए या नहीं। अगर राष्ट्रपति कहते हैं तो कर देते हैं, नहीं तो नहीं। राज्य सरकार के काम को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए उस काम को मंत्री में बांटने का काम राज्यपाल नियमों का निर्माण कर सकता है। तो वही दोस्तों कि हर एक मंत्री अच्छे से काम करे, राज्य सही से चले, तो राज्यपाल उसके लिए भी अपना कानून पास कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरी अच्छी कोशिश करी समझाने की विधायी शक्तियाँ एक राज्यपाल की। अब दोस्तों आप मुझे बताना कि समझ में आई कि नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों हम वित्तीय शक्तियाँ और फिर पढ़ते हैं वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल को निम्नलिखित वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। दोस्तों 2-4 मिनट का पॉज ले लीजिए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, फिर दोबारा आ जाइए। तो आई होप मैंने आपने ब्रेक ले लिया होगा। वित्तीय शक्तियों का मतलब होता है दोस्तों पैसे से जुड़ी शक्ति। तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं? देखो दोस्तों, राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, और अर्थात विधानसभा से धन की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जा सकती है। तो देखो दोस्तों, सरकार को अगर राज्य सरकार को पैसे की ज़रूरत है या कोई ऐसा कानून पास करना है जिसमें पैसा ही पैसा इन्वॉल्व हो, तो वो बिना राज्यपाल की अनुमति के बगैर नहीं होगा। तो सबसे बड़ी वित्तीय शक्ति जो पैसे की पावर है वो राज्यपाल के पास यही है कि उनसे पूछे बगैर कोई भी धन विधेयक पास नहीं होगा। राज्य के वार्षिक बजट को राज्यपाल वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत करवाता है। बजट में किसी भी अनुदान की मांग राज्यपाल की आज्ञा के बिना प्रस्तुत नहीं हो सकती। तो देखो दोस्तों, साल में एक बजट पास होता है कि सरकार को कहा इस साल के काम करने के लिए इतना पैसा चाहिए, तो वो पैसा जो चाहिए वो किससे पूछा जाता है? वो पूछा जाता है राज्यपाल से कि ये पैसा हमें चाहिए। तो राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई बजट पास नहीं होता। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का ही नियंत्रण होता है। संकट के समय में आवश्यकता होने पर राज्यपाल इसमें से आवश्यकता अनुसार खर्च कर सकता है, तो बाद में राज्य विधानमंडल से उसे खर्च करने की स्वीकृति ले लेता है। तो देखो दोस्तों, अगर राज्य में कोई कमी आ गई, जैसे मान के चलिए किसी साल राज्य की आय मान के चलिए किसी फसल पर निर्धारित है, या राज्य में कोई ऐसा संकट आ गया जैसे कोई बाढ़ आ गई या कोई ऐसी समस्या आ गई, तो ऐसे टाइम में इमरजेंसी फंड जो होता है, जो ऐसा पैसा जो सिर्फ आपदा में यूज़ किया जा सकता है, वो राज्यपाल से पूछ कर ही किया जाएगा। तो देखो दोस्तों, राज्यपाल के पास कई सारी वित्तीय शक्तियाँ हैं। तो पहली वित्तीय शक्ति क्या थी दोस्तों कि जो भी धन की मांग, धन बिल होगा वो राज्यपाल से पूछ कर ही राज्य में लागू किया जाएगा। वार्षिक बजट, जो साल का बजट होगा, वो राज्यपाल से पूछ के लाया जाएगा। आकस्मिक निधि, कोई इमरजेंसी में कोई दिक्कत आती है तो वो भी राज्यपाल से पूछ कर ही लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों न्यायिक शक्तियाँ। यहाँ तक दोस्तों को समझ में आ गया ना? एक बार प्लीज़ आप इसे गो थ्रू हो जाना और फिर समझ लेना, मतलब कि आप पॉज लेते रहिए, अपने हिसाब से इसे समझ लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो बहुत वाइड तो है, लेकिन आपकी नॉलेज और आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा ही आपके फ़ायदे के लिए भी है। अब दोस्तों हमने पढ़ना था न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्ति का मतलब होता है कि राज्यपाल के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो न्याय से जुड़ी हुई है। तो देखो दोस्तों, राज्यपाल को निम्नलिखित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल से पूछता है कि वो किस जज को चुन रहा है, क्या चुने या नहीं। तो मान के चलो जब कोई जज चुना जाता है तो राष्ट्रपति उसे चुनते हैं उच्च न्यायालय के लिए, लेकिन वो उस राज्य के राज्यपाल से भी पूछेंगे कि मैं इस जज को चुन रहा हूँ, आपके हिसाब से इसे चुने या दूसरे वाले को। ठीक है दोस्तों, तो मान के चलो अगर ये 2 जज हैं या 3-4 जज हैं तो इस टाइम में इनमें से किसको उच्च न्यायालय का जज बनाया जाए, तो इसके लिए वो किससे पूछेंगे, उस राज्य के राज्यपाल से। तो राज्यपाल कहीं ना कहीं जज की नियुक्ति पर भी कहीं ना कहीं अपना एक निर्धारित या फिर हम क्या कहें निर्णय, उनके पास ये पावर है। ठीक है, नॉर्मली समझो आप, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति और पदोन्नति राज्यपाल ही करता है। तो देखो दोस्तों, आपके हर एक जिला में न्यायाधीश होंगे, जिला न्यायाधीश कहते हैं जिसे, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक तरीके से कहते हैं। तो उनको चुनना, उनको सिलेक्ट करना और उनको प्रमोशन देना राज्यपाल ही करते हैं। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, उनके परफॉर्मेंस या फिर उनकी प्रमोशन, ये सब कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो ये उनकी एक न्यायिक शक्ति हो गई। राज्यपाल उस अपराधी के दंड को क्षमा कर सकता है, घटा सकता है, स्थगित कर सकता है जिसे राज्य के कानून के विरुद्ध अपराध करने पर दंड मिला हो। वह इस अधिकार का प्रयोग उन विषयों पर नहीं कर सकता जो संघ सरकार की कार्यपालिका के अधीन हो। राज्यपाल अपने शक्ति का प्रयोग मुकदमे की सुनवाई के आरंभ से पूर्व, उसके बीच अथवा उसके बाद में कर सकता है। तो देखो दोस्तों, ये बताया गया है कि पहली बात, जैसे मान के चलो अगर केंद्र का कोई कानून है तो उस पर तो राष्ट्रपति क्षमा देते हैं। मान के चलो अगर किसी ने ऐसा क्राइम कर दिया जो केंद्र की सूची में आता हो, केंद्र सूची मतलब कि जो, जैसे मान के चलो उसने सेना का कुछ कर दिया जो केंद्र के अधीन आता हो, अगर वो राज्य के अधीन आता है, जैसे मान के चलो राज्य में शराब थी, शराब बैन है और किसी व्यक्ति ने शराब को खुला बांटा, बेचा, अब उसको बहुत बड़ी सज़ा हो गई, लेकिन उसने अपना पेट पालने के लिए ऐसा किया। तो राज्य के जो गवर्नर होंगे, या तो उसके जब कोर्ट में केस चल रहा हो तब, या फिर कोर्ट में जब वह केस सज़ा फैसला मिल गया हो तब, वो उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं, उसकी सज़ा को छोटा कर सकते हैं, या उनकी सज़ा को माफ़ भी कर सकते हैं। तो ये राज्यपाल के पास एक न्यायिक शक्ति है कि वो किसी की भी सज़ा को कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वो राज्यपाल की एक शक्ति है कहीं ना कहीं। समझ में आ गया दोस्तों आपको। राज्यपाल यह भी देखते हैं कि किसी न्यायालय के पास अधिक कार्य तो नहीं है, यदि है तो वह आवश्यकता अनुसार अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर जज के पास बहुत काम है, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे न्यायालयों की हालत क्या है आज के टाइम में, एक जज दिन में 100 केस सॉल्व करते हैं, तब भी दिन के 5-5 हज़ार केस उनके ऊपर पेंडिंग रहते हैं और वो साल भर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे टाइम में जब जज के पास बहुत काम है, तो ऐसे टाइम में अगर उनको अपनी और व्यक्तियों की ज़रूरत है तो वो राज्यपाल को बोलेंगे कि हमें थोड़ी और स्टाफ की ज़रूरत है महाराज, हमें वो स्टाफ प्रोवाइड करा दीजिए। तो ये काम सिर्फ राज्यपाल करेंगे। तो देखो दोस्तों, जजों को बढ़ाना, लोगों की सज़ा माफ़ करना, जिला के न्यायाधीशों को आगे बढ़ाना, न्यायिक शक्तियाँ कैसे नहीं प्राप्त हैं, उच्च न्यायालय के जज को चुनना, तो ये सब पावर एक राज्यपाल के पास है। देखो दोस्तों, डिस्क्रिशनरी पावर या इच्छा का अधिकार, ठीक है दोस्तों, मैं देख रहा था कि कम है, कितना रह गया। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है या इच्छा का अधिकार क्या होता है। देखो, डिस्क्रिशनरी पावर होती है अपनी सोच समझ, जहाँ पर राज्यपाल फ्री है, जहाँ पर राज्यपाल को संविधान से भी अलग है, मतलब कि जहाँ पर उनको खुद सोचने का दिमाग दिया गया है। तो देखो, असम के राज्यपाल को राज्य को अनुसूचित क्षेत्रों में प्रबंध के विषय में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन का अधिकार था। मैंने आपको बताया था कि असम राज्य में क्या है कि अनुसूचित जाति के लिए वो कानून बना सकते। तो यहाँ पर वो खुद दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर उन्हें संविधान नहीं देखना, वो वहाँ पे खुद देखेंगे कि भाई कैसे इन्हें आगे बढ़ाया जाए। सिक्किम के राज्य को इसी तरह के स्वैच्छिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वही चीज़ दोस्तों सिक्किम में भी लागू है, थोड़ी अलग होके। संघीय सरकार समय समय पर राज्य सरकार को विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश भेजती रहती है। इनका पालन न करने पर राज्य सरकार के विरुद्ध रिपोर्ट संघीय सरकार को भेज सकती है। देखो दोस्तों, हमारे देश का जो केंद्र है, जैसे हमारे देश के केंद्र नरेंद्र मोदी जी, या फिर हमारे देश में आज सरकार जो केंद्र में वह है मोदी सरकार, या फिर हम कहें कि जो केंद्र में सरकार है आज के टाइम में, अगर केंद्र सरकार ने कहा कि आप औरतों को मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, जो औरत या फिर जो लड़की पढ़ाई पूरी करती है उसे 10 या 5 लाख रुपए दे, ताकि हर एक व्यक्ति अपनी बेटियों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजे, ताकि 10 लाख रुपए मिलेंगे और वह बेटियां इसी बहाने पढ़ लेंगी, और जब वह पढ़ लेंगी तो आगे बढ़ जाएंगी। अब ये कह दिया
केंद्र सरकार ने कि इसे हर एक राज्य में लागू किया जाए। पर कुछ राज्य ऐसा कहे कि भाई हमारे पास इतना बजट नहीं है, या फिर हम नहीं करना चाहते, हमारे राज्य में तो भाई महिलाएं पहले से ही पढ़ रही है, या हम इसे लागू नहीं करेंगे। तो ऐसे टाइम में राज्यपाल एक रिपोर्ट बनाएगा कि भाई आप जो कह रहे हैं ये राज्य वो काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि राज्यपाल का काम है कि वो ये भी देखे कि भाई जो काम राज्य को करना चाहिए वो नहीं कर रहा, तो वो रिपोर्ट बनाकर आगे भेज देते हैं। राज्यपाल समय समय पर अपने मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का परामर्श, प्रोत्साहन, चेतावनी दे सकते, शक्ति का प्रयोग करते समय उसे किसी सलाह नहीं लेनी पड़ती। तो देखो दोस्तों, वो मुख्यमंत्री को, मंत्रिपरिषद को, उन्हें बढ़ावा भी दे सकते हैं कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, आपने राज्य में बहुत अच्छा, आपका राज्य बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसे टाइम में वो संविधान के अंदर नहीं देखेंगे कि मेरा कौन सा अनुच्छेद में क्या लिखा है, वो अपने मन से किसी को बढ़ावा दे सकते हैं, किसी को डांट सकते हैं, किसी को चेतावनी दे सकते हैं कि भाई राज्य में आपने क्या कर रखा है, राज्य में रेप मर्डर ये बढ़ रहे हैं, तो वो चेतावनी दे देंगे। राज्य में बहुत अच्छा हो रहा है कि यहाँ पे कम चोरी चकारी है, गुंडागर्दी कम है, ये सब चीज़ें घट रही हैं। तो ये राज्यपाल अपने दिमाग से किसी को बढ़ावा दे सकते हैं, किसी को चेतावनी दे सकते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं, शक्ति का प्रयोग वो स्वेच्छा से करते हैं। तो देखो दोस्तों, राज्य में कोई कानून है उसे पास करना है तो राज्यपाल खुद कर देंगे, लेकिन उन्हें ये उनकी इच्छा पर है कि उसे पास कर दे या राष्ट्रपति के पास भेज दे कि मुझे मेरे बस का नहीं है, या आप देख लो कि ये कानून पास होना चाहिए कि नहीं। यदि कोई निर्णय एक मंत्री अथवा मुख्यमंत्री ने अपने आप लिया है तो राज्यपाल ऐसे निर्णय को संपूर्ण मंत्रियों के सामने रखने के लिए मुख्यमंत्री को कह सकता है। तो देखो दोस्तों, अगर किसी मुख्यमंत्री ने अपने अपने से फैसला ले लिया कि राज्य में ये लागू होगा, तो राज्यपाल कहेगा नहीं, आप इस राज्य के से फैसला सीधा सीधा नहीं ले सकते, आपको ये पूरी मंत्री परिषद को बताना होगा। तो मतलब मंत्रियों के सामने मुख्यमंत्री की बात रखना, ये भी राज्यपाल का काम है। यदि कोई मुख्यमंत्री अपने विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने के बाद से अथवा और किसी कारण से राज्य विधानमंडल बैठक ना बुला रहा हो, तो राज्यपाल उसे पदच्युत कर सकते हैं। यह स्वविवेक का अधिकार पैदा कर सकता है, स्वविवेक का अधिकार होता है। तो देखो दोस्तों, मान के चलो ये राज्य है, इसमें 80 सीटें हैं, 80 में से जिसकी 41 होंगी वो सरकार बना लेगा। अब राज्यपाल को पता चल गया कि इसमें 35 लोग इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, तो राज्यपाल समझ जाएगा कि ये सरकार तो गलत है, क्योंकि सरकार वही बनेगी जिसके पास 41 होंगे। तो ऐसे टाइम में राज्यपाल ऐसी सरकार को कहेंगे कि भाई आप क्या करो, तो आप हमें विश्वास प्रस्ताव लेके दिखाओ कि आपके सारे लोग आपके सपोर्ट में। फिर जब अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा, क्योंकि 35 लोग ही सपोर्ट में होंगे, तो ऐसे टाइम में उस राज्य की सरकार को गिराना, बैठक बुलाना, भंग करना, ये सब काम भी राज्यपाल का है। प्रत्येक राज्यपाल अपने राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के असफल हो जाने की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है, जिस पर वह संकट काल की घोषणा करता है। इस स्थिति को मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो देखो दोस्तों, अगर राज्य में बड़ी गलत स्थिति हो गई है, राज्य में मान के चलो बहुत अव्यवस्था हो गई है, तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि मान के अव्यवस्था समझ रहे हो ना आप, कि वो राज्य में ऐसा लग रहा है कि भाई कानून नाम की चीज़ नहीं रही है, राज्य में कुछ भी सही से नहीं हो रहा है, एक मुख्यमंत्री से अपना राज्य नहीं संभल रहा है। तो ऐसे टाइम में जो राज्यपाल हैं वो सिफारिश कर देंगे राष्ट्रपति को कि भाई इस राज्य में सही से काम नहीं हो रहा है, एक बार आप देख लीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, या फिर उस टाइम में उस राज्य का मुख्यमंत्री उसके लिए काम नहीं करेगा। जैसे मान के चलिए उस राज्य में बहुत बड़े बड़े दंगे हुए, ठीक है दोस्तों, और उस दंगे को उस राज्य का मुख्यमंत्री संभाल नहीं पा रहा, तो ऐसे में राज्यपाल जो होगा उसे बोल देगा राष्ट्रपति को कि ये संभाल नहीं रही स्थिति, आप यहाँ पर संभालिए। तो ऐसे टाइम में राष्ट्रपति उसको संभालेंगे, मुख्यमंत्री से वो काम छीन ले जाएगा, लेकिन वो पूछा किससे जाएगा, राज्यपाल से। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं राज्यपाल की स्थिति, सबसे लास्ट पॉइंट। तो दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक मैंने सही से समझाने की कोशिश करी है, आपको समझ में भी आया है कि नहीं, ये मुझे बता देना कमेंट करके। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, 2 मिनट 4 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर आप देखिएगा। तो मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आपने ब्रेक ले लिया होगा। अब देखो दोस्तों, पढ़ते राज्यपाल की स्थिति। आखिर बंदा स्थिति राज्यपाल है क्यों? देखो, प्रांत का कोई भी विधेयक उसके हस्ताक्षर के बिना कानून का रूप नहीं ले सकता। तो पहली स्थिति तो उसकी ये है कि देश राज्य में कोई भी कानून बनेगा उनके बिगड़ नहीं बन सकता। प्रांत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना हो, राज्यपाल एक संवैधानिक मुखिया है। तो देखो दोस्तों, राज्यपाल एक संवैधानिक मुखिया है।
राज्यपाल देखिएगा कि संविधान इस राज्य में चल रहा है कि नहीं, वो देखेगा कि लोगों ने जिसको चुनकर भेजा है वो लोगों के लिए काम कर रहा है कि नहीं। मैं अपनी शक्ति का प्रयोग स्वेच्छा से नहीं करता, बल्कि अपने सभी कार्य प्रांतीय मंत्री परिषद की सलाह से करता है। वह देखते हैं कि भाई वो मंत्री परिषद जिसे लोगों ने भेजा है वो लोगों की सुन भी रहा है कि अपने अपने चला रहा है। तो मुख्यमंत्री के ऊपर पूरी तरीके से संविधान का कंट्रोल कहीं ना कहीं राज्यपाल के द्वारा होता है। अगर एक राज्य के राज्यपाल को भारत से राष्ट्रपति का समर्थन प्राप्त है तो वह राज्य का असली शासक बन सकता है। वह संभव है कि वह अधिक समय तक राज्य का संवैधानिक मुखिया ना बना रहे। देखो दोस्तों, जब राज्य में मुख्यमंत्री नहीं चुन पाते तो ऐसे टाइम में उस राज्य को कौन संभालते हैं? राज्यपाल। और राज्यपाल किससे पूछकर संभालते हैं? राष्ट्रपति। तो कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री किसी राज्य में नहीं होता तो राज्यपाल उसका एक मुखिया होता है, लेकिन वो ज़्यादा समय के लिए नहीं होता। राज्यपाल के पद पर राष्ट्रीय जीवन में ख्याति प्राप्त प्रामाणिक कर्तव्य प्रायण राजनीतिक दलबंदी से दूर निष्पक्ष श्रेष्ठ व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाए। उनकी नियुक्ति के समय संबंधित मुख्यमंत्री के पूरी तरह से विश्वास में ले जाए। थके हारे बूढ़े हो जनता द्वारा ठकराए गए केंद्र में सत्तारूढ़ दल के नेताओं को राज्यपाल के पद पर नियुक्त करना कभी भी उचित नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि राज्यपाल एक बहुत सेंसिटिव, बहुत बड़ा काम राज्यपाल को मिलता है। और राज्यपाल किसी को भी मत बना दो। राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को बनाओ जो निष्पक्ष हो, जो देश की भलाई चाहता हो, जो राज्य की भलाई चाहता हो। ऐसा व्यक्ति मत चुन दो जो कभी इलेक्शन में हार गया हो, वो अपनी भड़ास निकाले वहाँ पर, या फिर वो थोड़ा अपनी जिद्दी हो, वो देश से पहले अपनी सोचे। तो राज्यपाल का पद बहुत ज़रूरी है। राज्यपाल को बहुत सोच समझ के बिठाओ। किसी ऐसे व्यक्ति को मत बिठाओ जो उस काम को संभाल नहीं पा रहा है, जिसे खुद नहीं पता कैसे काम करना चाहिए। तो कई बार ऐसे राज्यपाल चुने गए हैं जो कभी इलेक्शनों में हार जाते थे और उन्हें फिर दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है ताकि उस राज्य में काम ढंग से नहीं होने दिया जाए, ऐसा माना जाता है दोस्तों। और ऐसा 1947 के बाद से ही हो रहा है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि नए पे हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब बातें हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको कोई दिक्कत आई हो तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। इसके अलावा दोस्तों आपको पता ही है, अगर आप यूट्यूब के मेरे सबसे चैनल के लास्ट में जाकर देखो मेरा नंबर भी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप वगैरह या फिर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों। इसके अलावा प्लीज़ मुझे बताइएगा यार कि वीडियो कैसी लगी, इसमें क्या दिक्कत थी, इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपना ध्यान रखें। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।